वेलकम एवरीवन। चलिए बेटा जी तैयार हो जाएं आज पार्ट 2 के लिए। ये है मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये पार्ट 2 है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करें। फिनॉल की प्रिपरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। अब बात कर रहे हैं हम लेफ्ट ओवर पार्ट की, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, अंडरलाइन क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, और ईथर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी OH ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है तो ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जब भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन पे तो अगर आप कुछ भी करवाएंगे, हेलोजनेशन करा रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं, आपको ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल या मोनो सब्सटीट्यूटेड भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, कुछ पॉइजनिंग एजेंट्स, कुछ लिमिटिंग एजेंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं लगाते हैं, ओपन छोड़ते हैं, तो ये इतने एक्टिवेट कर देते हैं, ये OH ग्रुप इतना एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को कि तीन तीन एक साथ लगेंगे। सो ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग 2,4,6 ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना यहाँ पे। और वैसे भी आपके सिलेबस में यहाँ पर दो ही ग्रुप है, एक तो OH ग्रुप जब भी बेंजीन पे प्रेजेंट होगा, दूसरा है अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप। अगर वो बेंजीन पे प्रेजेंट होगा तो भी आपको ऐसे ही लाइकवाइज, मतलब यू विल बी गेटिंग 2,4,6 ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट एंड गेटिंग मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। उसके लिए आपको कोई पॉइजनिंग एजेंट या लिमिटिंग एजेंट लगाने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस में सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं, बाकी सब ग्रुप्स की प्रेजेंस में आप आइदर गो फॉर ऑर्थोपैरा और गो फॉर मेटा, वो आप देख सकते हैं, वो आपका चॉइस है। लेकिन याद करने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसमें क्या क्या चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य बात है वो देखें, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, है ना। एक तो मैंने आपको पार्ट 1 में एक क्वेश्चन बताया था कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स जो हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कैसे स्टीम डिस्टिलेशन, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, पुट अ क्यू ओवर हियर, और इसका आंसर भी यहीं पे दिया हुआ है। इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी स्पोक ऑफ इन द प्रीवियस वॉल्यूम। तो वो ध्यान देना, जिन्होंने नहीं देखा वो पुराना वाला पहले देख लें, उसमें यही चीज़ है। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था कि ये कई बार आया हुआ है, ये हमारा 11th में भी देते हैं, हम 12th में भी देते हैं, तो उसको ध्यान देना कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पैरा से कम है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। सेकंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप नीचे आ जाएं स्क्रॉल करके इसको, तो इसमें आपके पास आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, ना। एक तो आप पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना सीखिए इसके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जब आप बात करेंगे तो क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है और उस वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप सीखें। ये सेकंड पॉइंट है जो आपको सीखना है, इसके बनाइए जब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो फिनॉल के, और बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप दो के सीखिए, एक तो फिनॉल का और एक फिनॉक्साइड आयन का, है ना। तो ये एसिडिक कैरेक्टर को भी समझाने में मदद करेगा आपको। फिनॉक्साइड आयन के जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मोर स्टेबल हैं, दीज होल्ड मोर स्टेबिलिटी ओवर द फिनॉल, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। तो ये मोर स्टेबल हैं, और क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली अपना हाइड्रोजन लिबरेट करना ज़्यादा पसंद करेगा, और जब वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा तो एनीथिंग दैट लिबरेट्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शंस इज नोन एज व्हाट, ऑन हाइड्रोलाइसिस इज नोन एज एसिड। तो एक क्लियर कट आपको ये वाला जो स्टेबिलिटी है ना, ये आपको इसका एसिडिक कैरेक्टर भी समझाने में मदद कर रहा है। इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ चाहिए हो तो प्लीज़ नोट्स को रेफर करें, नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में इसको अच्छे से समझाया हुआ है, कंपेयर भी किया हुआ है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल के साथ भी कंपेयर किया हुआ है, तो वो आप ध्यान दें इस पर। और अब यहाँ देखिए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड मिल रहे हैं। अगर ये कार्बन डाइसल्फाइड नहीं होता, ब्रोमिनेशन आप ओपन में करवाते, तो ये डायरेक्टली ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपको डिलीवर करता। ओके, अब जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें आ जाता है आपका कि नाइट्रेशन। जब हमने बात की थी ना, नाइट्रेशन हमारा सबसे पहला था, उस पर एक बार और चलते हैं। ये रहा, इधर में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप हो गया था थोड़ा सा, तो इसको ध्यान दें। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एंड द अदर नेम टू दिस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ये पिक्रिक एसिड है। और बस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, बट द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। तो ये पुअर, जो अब ये एक छोटी सी लाइन है ना, लेकिन ये लाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लाइन बच्चे सोचते हैं कि इतना सही तो लिखा है, लेकिन इसी पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, वाई द यील्ड इज़ पुअर।
द प्रोडक्ट इज़, जो ये पिक्रिक एसिड बना है, ये पिक्रिक एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में क्यों नहीं बन के आता है, बहुत कम अमाउंट में बन के आता है ना। तो ये अच्छी अमाउंट में क्यों नहीं आता, तो पुट अ क्यू ओवर दिस, इसका भी आंसर लीजिए, है ना। एवरीथिंग इज़ गिवन इन द नोट्स, तो उसके लिए नोट्स रेफर करें। मैं आज क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने बैठूँगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है, जिसके लिए मैंने आपको अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताया था ना, एक जो बोर्ड में भी पूछा गया था, वो ये है कि फिनॉल्स डू नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, डू नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर ये कहें कि इसी को हम दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि इवन ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ये वाले टाइप के रिएक्शंस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन एंड OH के बीच का जो यहाँ पे बॉन्ड है, ये जो पूरा बेंजीन में जा रखा है, ये जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, और पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से टूट नहीं सकता। इट इज़ बाउंड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एंड आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कोई चीज़ अगर जुड़ी हुई होती है तो वो शॉर्ट लेंथ की होती है। शॉर्ट लेंथ माने स्ट्रांगली एडहर्ड है, बजाय के sp3 के। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक जैसे क्वेश्चन यहाँ पुटअप हुआ था 2011 में, बल्कि ये एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है। अभी प्रीवियस ईयर में भी आया है, 2011 में भी आया, 2019 में भी आया है। वो ये था कि हाउ विल यू प्रिपेयर, तो आप लोगों के लिए तो थोड़ी संभावना 2020 में थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में भी पूछ लिया जाए तो हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अनलेस एंड अनटिल यू नो व्हाट इज पिक्रिक एसिड हाउ विल यू आंसर, है ना। चीज़ें देखने में लगती हैं कि बहुत आसान है, लेकिन वहाँ जब पूछी जाती हैं तो हॉट सीट पे बैठते हैं, आपका तो पिक्रिक एसिड दिमाग में से उड़ जाता है। तो उसको याद रखें, पिक्रिक एसिड को समझें क्या चीज़ है। तो मतलब ऐसे बिल्कुल आपका NCERT के जो पेजेस है ना, दिमाग में छप जाने चाहिए, ऐसे छप जाने चाहिए कि वहाँ पर जब आप लिखने बैठे हैं एग्जाम्स में तो बिल्कुल वही की वही फ़ोटो सामने आ जाए। एंड ये तभी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा यूल गो थ्रू द पेजेस, यूल स्क्रॉल द पेजेस, यूल टर्न द पेजेस, उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आ जाइए आप इस पे, मैंने आपको बताया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ लिमिट हो जाता है तो आपको आइदर तो नहीं, एक मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा का। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं इसमें, तो देखिए 246 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। ये जो ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल रहा है ना, ये वाइट PPT होता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर डालने पे वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर आ रहा है। तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसमें, आप इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कर सकते हो। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने आपको इसको बताया था कि फिनॉल अगर आपको लैब में दिया जाता है और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो आप FeCl3 डाल करके वायलेट कलरेशन बना सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रोमीन वाटर अगर आपकी लैब में मौजूद हो तो आप ये काम भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सैंपल लिया और उसमें थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डाल दिया, शेक कीजिए। जो शेक ऐसे करना, थंब नहीं लगाना है, नहीं तो थंब जल जाएगा, फिनॉल कोरोसिव होता है बहुत, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर डालते ही थोड़ी देर हल्का हल्का हिलाएंगे आप, तो उसमें देखेंगे कि वाइट PPT अपेयर हो जाएगा। तो अगर वाइट PPT अपेयर हो जाता है तो ये क्लियर कट आपको फिनॉल के प्रेजेंस के बारे में बता देता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी एक चीज़ बहुत समझने वाली है। उसके बाद में अब हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट, अब आ रहा है नेम रिएक्शन। मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे जो फ्रेम आउट होते हैं, है ना। उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन था जब आपसे सॉरी नेम रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो वो जो नेम रिएक्शंस पूछे जाते हैं ना, उनमें से एक नेम रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। तो इसको तो प्लीज़ ऐसे कैसे ही मगअप कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शंस अगर मैंने जैसे एक मैं वीडियो डाल दूँगी, वैसे हालांकि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है उनको तो मैंने ये समझाया है ये चीज़ कि किस तरह से ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन करें। साइड बाय साइड लेक्चर्स जब आप ले रहे हैं तो डेली बेसिस पे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये नहीं लिया है, मेरे जो क्लासेस नहीं ली हैं, उनके लिए मैं ये अभी एंड में, अभी तो एग्ज़ाम आना लेट है, दूर है काफ़ी, तो ये सारे वीडियोस जो मेरे एंड अप हो जाएंगे तो उसके बाद में स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं इसके बाद में एक ऐसा वीडियो वापस से डालने वाली हूँ जिसमें मैं खुद समराइज़ करके आपको सारा पका पकाया हलवा देने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं जो आपको एक साथ में ऑर्गेनिक के पोर्शन में से कि जो आपको पढ़ के जाना, तो वो आपको एक क्विक जिस्ट और देगा। बट फिलहाल क्योंकि NCERT की बात कर रहे हैं, NCERT आप अदरवाइज़ नहीं पढ़ते हैं, तो प्लीज़ अभी तो NCERT पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो कोल्ब्स रिएक्शन आपको करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पहले भी बहुत ईयर्स में आया है, लेकिन 2010 में भी आया है
और एक बार ये आगे कहीं 2014 या 15 में भी आया, वो एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट ये एक बार ये और अपीयर हो चुका है कोल्स रिएक्शन, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लें, यू नेवर नो अभी यही आ जाए तो। ओके, ये रहा पूरा इसका रिएक्शन है। आपको मैकेनिज्म में तो डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना सा ध्यान देना है। अभी यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट देखना है ना, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड जो है स्किन ऑइंटमेंट्स जितने भी होते हैं ना उनमें काम आती है। फेस के जितने भी अगर पिंपल्स को रिमूव करने वाले जितने भी आपके क्रीम्स हैं, अगर आप उनका कंपोजिशन देखें तो उसमें आप देखेंगे कि सैलिसिलिक एसिड इज़ द मेन कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट उसमें होता है ना, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। चाहो तो यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं, 400 केल्विन और लिख देना, 400 केल्विन पे ये काम करता है। चलिए, इसके बाद में क्या है, एक और बहुत भयंकर वाला नेम रिएक्शन आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन रिमर टिमर रिएक्शन एंड फेवरेट भी होता है बहुत सारे टीचर्स का, ये बल्कि आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी आ सकता है। इससे आपको सैलिसिलडिहाइड भी मिल जाता है, आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिल सकता है। तो आप रिएक्शंस दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यही वाली मगअप करना चाहते हैं क्लोरोफॉर्म से तो ये कर लीजिए, अदरवाइज कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी चलती है ये रिएक्शन, बिल्कुल इसी तरह से होता है, बस इसमें सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो विद CCl4 अगर आप चलते हो इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म तो यूल बी गेटिंग सैलिसिलिक एसिड। तो अब देख लेना, जो भी आपको याद हो सके आसानी से आप वो कर लीजिए, लेकिन ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपको ये बता रहा है, जिंक डस्ट के बारे में बताता है। जिंक के मैंने आपको बताया था पहले भी, मेरी पिछले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि जिंक या तो मेटल की फॉर्म में, जिंक डस्ट की फॉर्म में, या जिंक का कोई क्लोराइड या ऐसा कोई कंपाउंड, ये सारे जो होते हैं ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक करते हैं। तो जब भी ये बॉन्ड वीक करके आपको रिमूव करना है ना, उसके लिए आप जिंक डस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कभी कन्वर्जन्स के दौरान आपको OH ग्रुप हटाना हो, सीधा हाइड्रोजन सीधा बेंजीन बनाना हो H लगा करके OH की जगह पे, तो आपको जिंक डस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन्स में काम आएगा, तो इसको कन्वर्जन्स के लिए याद कर लें। ओके, उसके बाद में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है। इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये जो बिल्कुल फिगर है ना, ऐसा का ऐसा छाप दो दिमाग में अपने बहुत बढ़िया तरीके से। ये 2011 में भी आया है, और इसमें क्या था, रिएक्टेंट लिखा है एरो पे, सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा है। यू हैव टू टेल द प्रोडक्ट नहीं याद आता बच्चों को, कहते हैं ऑक्सीडाइज कैसे होगा, ये तो कहलाया था। ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था ना कि फिनॉल्स कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड O नहीं आ सकता, हम तो ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बेंजोक्विनोन बनता है। ये एक टिपिकल एक टाइप का रिएक्शन है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिए। और ये कंप्लीट में आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस अगर होती है ना तो आपको उसमें मिल सकता है, तो इसको प्लीज़ याद रखिए। ये भी और भी पहले और भी कई बार आ रखा है, लेकिन वही जितने ईयर्स मुझे याद हैं वो मैं बता देती हूँ, लेकिन ये आया हुआ है, इसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना। ठीक है, लेट अस कम टू अनदर पेज। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके कोर्स में अभी हटा दिए गए हैं 2020 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए तब देखेंगे, तब मैं जब वीडियो डालूंगी तो और दोबारा इसमें रिफाइन करके डाल देंगे। नाउ लेट अस बिगिन विद द ईथर। अब आ रही है बात हमारी ईथर की। ईथर वैसे तो बहुत सिंपल है, बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप ईथर का क्वेश्चन अच्छे से कर जाते हैं, और एक लकी इनफ है कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, ज़्यादा है नहीं कंटेंट, इसको फटाफट से लेते हैं, है ना। मैंने आपको इस चैप्टर का जब बिगनिंग किया था, मेरा जो पार्ट 1 था, मैंने उसमें आपको बताया थे बताए थे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम आउट हो सकते हैं। उनमें से एक मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैकेनिज़्म का। मैंने कहा था मैकेनिज़्म CBSE के जो फेवरेट हैं वो 5 हैं। ओके, पूरे ऑर्गेनिक पोर्शन में से 5 मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 5 मैकेनिज़्म में से ही रिपीटेडली कि एक ना एक पूछा जाता है, जिनमें से 3 इसी चैप्टर में कवर हो रहे हैं। 2 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब आपको तीसरा मैकेनिज़्म बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। एक तो ये देखना आप, वहाँ पर हमने अभी अल्कोहल की जब हमने बात की थी, डिहाइड्रेशन की बात की थी, अल्कोहल में से वाटर रिमूव करके एल्कीन बनाना, पर ये जो एल्कीन है ना उसके लिए टेम्परेचर तब भी मैंने आपको कहा था कि बहुत एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। अगर 443 केल्विन के अबव ले रहे हैं हम, तब तो एलिमिनेशन एक ही यूनिट में से हो जाता है, लेकिन अगर आप माइल्डर कंडीशंस में कर रहे हो, कम टेम्परेचर पे काम करा रहे हो, तो सिर्फ एक ही यूनिट में से नहीं होता, 2 यूनिट्स को क्लब होने का मौका मिलता है। 2 यूनिट आपस में सामने आती हैं, CH3 CH2OH, और एक और मैं एक साथ ही लिख देती हूँ C2H5OH। इन दोनों में से मिलकर के वाटर हट रहा है, आपको दिख रहा है, 2 यूनिट को सामने आने का मौका मिलता है। जब आप हाई टेम्परेचर पे करोगे तो एक ही यूनिट में से एलिमिनेट हो जाएगा और आपको एल्कीन मिल जाएगा, इज़न्ट इट। तो एल्कीन नहीं बनाना, अपने को यहाँ ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए आपको लो टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, 413 केल्विन बहुत ज़रूरी है। अब जो मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट है वो है ये,
mechanism for dehydration of alcohols to get ether। तो ये वाला मैकेनिज़्म आपसे पूछा जा सकता है। वापस से वही जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी मैकेनिज़्म की बात करेंगे यहाँ हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप तो बिल्कुल कॉमन रहेगा। फर्स्ट में प्रोटॉन ऐड करेंगे, लास्ट में प्रोटॉन निकाल देंगे क्योंकि वो कैटेलिस्ट है। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो है वो प्रोटोनेशन है फर्स्ट स्टेप, लास्ट वाला डीप्रोटोनेशन, एंड मिडिल में आपका जो भी रिक्वायर्ड है वो कर लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस केस में आ रहा है, बाकी तो कभी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कभी कुछ है ना, तो यहाँ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में आ रही है। न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, अपना लोन पेयर लेकर के आ रहा है, तो लो टेम्परेचर पे होगा, साथ में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। ये बड़े ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में आपको जो और इम्पॉर्टेंट है लाइन जो आपको पढ़नी है यहाँ पर, वो ये है, यहाँ से नोट कर लीजिए द एल्काइल ग्रुप वाला जो जितना भी पोर्शन है ना, इस पूरे को पढ़ लीजिए, गो थ्रू इट। इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लेना उसको साइड में, पूरा ही ले लो आप, तो इसको यहाँ तक का पूरा ले लो, है ना। तो एंड स्पेसिफिकली जो टॉप लाइंस हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, ये पढ़ लें, ठीक है। तो अंडरलाइन यही वाला पोर्शन पूरा कर लेना, इसको पूरा कर लेना। मैंने पूरा अंडरलाइन किया नहीं है, लाइन्स थोड़ी टेढ़ी जाएंगी ग्राफिक पैड पे, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना आप। इसके बाद जो अब और मतलब ईथर की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे हम, एक था कैटालिटिक डिहाइड्रेशन से, दूसरा जो हमारा ईथर का प्रिपरेशन का मेथड आ रहा है वो है विलियमसन सिंथेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर, इसको बहुत ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, विलियमसन सिंथेसिस डायरेक्ट भी पूछा गया है, नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। डायरेक्ट तो बहुत कम, बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस, वो ध्यान रखना। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक तो एल्काइल हैलाइड होता है, एक होता है सोडियम एल्कोक्साइड। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, NaX निकलता है यहाँ से, ये आपने हटा दिया, जब ये हट गया तो आपस में जुड़ गया एंड यू गेट ईथर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। अब जो यहाँ लिमिटेशन है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये लिमिटेशन ये है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, SN2 अटैक हो रहा है इसीलिए प्राइमरी होना ज़रूरी है, ये प्राइमरी होना चाहिए। और ये दूसरा वाला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो, लेकिन कभी भी एल्काइल हैलाइड को टर्शरी मत ले लेना। अगर आपने टर्शरी लिया एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगा और एल्कीन बन जाएगा, ओके। तो कभी भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि कभी भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेना है। और इसका जो रीज़न की फॉर्म में आएगा, कभी कभी रीजनिंग में पूछा जाता है वाई टर्शरी हैलाइड कैनॉट बी यूज्ड इन विलियमसन सिंथेसिस, तो उसके लिए जो आपका आंसर आ रहा है वो मैं अंडरलाइन करवा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, जब तक आपने टर्शरी एल्कोक्साइड लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड, तब तक बहुत अच्छी बात है, ये देखो इनमें से रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपने टर्शरी हैलाइड ले लिया तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट होता है एंड यू गेट एल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर, यू लॉग फॉर ईथर। आप देख रहे थे फर्दर कि ईथर बन के आएगा, लेकिन ईथर नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये याद रखें, ये आंसर है टू द क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बता देती हूँ आपको। व्हाट हैपेंस इफ, ये हैपेंस है थोड़ा सा राइटिंग के साथ बेयर विद इट, है ना, तो जल्दी में लिखते वक्त थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। द एल्काइल हैलाइड used in Williamson's synthesis is tertiary, बता देना, ठीक है। synthesis is tertiary and not primary। तो इसका आंसर है, आपको ये समझाना पड़ेगा, रिएक्शन लिख करके दिखाना पड़ेगा। बेटा केमिस्ट्री के इसमें तो NY भी है यहाँ पे ना। केमिस्ट्री के जब भी आंसर्स आप लिखते हैं तो प्लीज़ अपनी आंसर्स की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने कोशिश कीजिए हर रिएक्शन में इक्वेशन ज़रूर असिस्ट कर दें, वेदर आस्क्ड और नॉट। इसके कोई मार्क्स नहीं कटते ना, ये आपके वर्ड्स में गिना जाता है कि शॉर्ट आंसर्स पूछे गए थे और फिर भी ये आपकी क्वालिटी, आंसर की क्वालिटी को थोड़ा सा एनहांस करता है। तो कई बार ये ओवरलुक हो जाते हैं कई चीज़ें, कई गलतियाँ, आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को ओवरलुक कर लिया जाता है। अगर आप एक अच्छा सा इंप्रेशन बना करके चलते हैं एग्जामिनर के ऊपर में, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। इवैल्यूएशन के वक्त ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं।
बोर्ड में हालांकि मैं बाद में एक वीडियो फाइनली समराइज़ करके ये भी डाल दूँगी कि बोर्ड में आंसर बुक भरनी कैसे है, आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, कितना लिखना है और क्या नहीं लिखना है, उसके बारे में भी। तो आप बस वेट करते रहिए थोड़ा सा, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ये सारे वीडियोज़ मेरे हो जाते हैं तो फाइनली आई कम अप विद दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो कर ही लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, क्योंकि आपको मिलता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि क्या नया आया है ना। एंड डेफिनेटली आई विल बी पुटिंग समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ तो पोस्ट करती ही रहूँगी। तो प्लीज़ ये आंसर की फॉर्म में इस लाइन को भी कोट कर लें, पढ़ लें अपने। अगर ऐसे कैसे नहीं याद रहती हैं, कोशिश कीजिए, अगर इतना लिमिटेड ही याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप अपने वर्ड्स में भी इसको फ्रेम आउट कर सकते हैं। ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। देखिए प्रिपरेशन में दो ही आए है ना, कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन था एक आया आपका विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आपको ये चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझना हो ना तो आप ये वाला भी एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट, ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस को थोड़ा सा और क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके हाथ में ही है एनसीईआरटी। और तो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा इसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं आप। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सोल्यूबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप इसका उठा लीजिए, सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाइड्रोकार्बन से ही ज़्यादा है, बस बाकी तो सारे ग्रुप्स जितने भी आपके यहाँ सिलेबस में है उन सबसे कम है। सोल्यूबिलिटी जो है वो बहुत कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं बन पाती है, ये बल्कि ग्रुप जो है वो हिंडर करते हैं, इसीलिए लोअर मेंबर्स ही सोल्यूबल हैं। ज़्यादा बढ़ते जाएंगे दोनों तरफ में, आर ग्रुप बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे, तो वो हम देख लेना। बाकी बॉइलिंग पॉइंट का एक अलग भी छोटा सा शॉर्ट ना वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, तो उसको देखते रहें। अब आती है बात केमिकल रिएक्शन की। मैंने आपको कहा ईथर के केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन दोनों ही बहुत कम है। प्रिपरेशन में आपने दो ही मेथड देखे, केमिकल रिएक्शन में वंस अगेन सिर्फ दो ही मेथड हैं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब जो दो ही रिएक्शंस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वो छोड़ दें तो थोड़ा सा वो दो ही हैं आपके, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव कर रहे हैं और साथ में HI के साथ में क्लीवेज इसका बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजन एसिड के साथ वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ओके, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एक बस थोड़ा सा यहाँ पे ये और याद रख लेना, ड्यू टू द फैक्ट, मतलब मैंने मार्क तो करा दिया लेकिन स्पेशली अंडरलाइन करा रही हूँ क्योंकि ये कंपैरेटिव एक बार आया है पेंटेन के लिए, है ना, इमिसिबल है, और जो इथॉक्सीथेन है, और ये जो है ये यहाँ से एक क्वेश्चन बना, मैंने जिन जिन को अंडरलाइन किया है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बना है जो आया हुआ है पहले बोर्ड में, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। मुझे लगा कि मैंने मार्क तो कर दिया लेकिन पता नहीं देखा होगा बच्चों ने, ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, इसीलिए इसको बता दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, alkyl aryl ethers are cleaved at the alkyl oxygen bond due to the more stable aryl oxygen bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप ईथर ऐसा वाला ले रहे हैं, अनसिमेट्रिक ईथर है जिसमें एक पार्ट तो आपके पास एराइल है, बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग है, और एक तरफ में आपका एल्काइल ग्रुप है ना, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड है, एक तो ये वाला बॉन्ड है, ये है बॉन्ड नंबर 1, ये वाला बॉन्ड है बॉन्ड नंबर 2। बॉन्ड नंबर 2 ईजी टू ब्रेक है, यही बात बता रहे हो कि अल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का जो ग्रुप बॉन्ड है ये प्रायोरिटी बेसिस पे क्लीवेज ऑफर करता है, क्लीवेज प्रमोटेड, यहाँ से प्रमोट होगा, टूटेगा यहाँ से, यहाँ 1 वाले से क्यों नहीं टूट सकता, कांट ब्रेक क्यों नहीं टूट सकता, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज इट गोज इन रेजोनेंस, है ना, तो रेजोनेंस अगर आपको पता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से आसानी से टूट नहीं सकता। ओके, तो यहाँ से कभी क्लीव नहीं करेंगे, इस बात का और ध्यान रखिएगा। एंड फॉर अ डिटेल्ड वीडियो डीलिंग विद द टेस्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग और सोल्यूबिलिटी, वो मैं बता दूंगी, वो मैं इसीलिए बीच बीच में बताती रही हूँ। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो है ना, उनका एक पूरा एक समराइज वीडियो एक सोल्यूबिलिटी के बारे में वो मैं बता दूंगी, तो प्लीज़ उसके लिए अपडेटेड रहें। अब इसमें बस आपको जब ब्रेकिंग HX से करवा रहे हैं ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और याद रखिएगा। ये तो हमने पुराने चैप्टर में भी बात की थी, आई इज़ बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, तो रिएक्टिविटी तो ऑफकोर्स एवरी टाइम रिमेन्स द सेम, HI इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, मोर एसिडिक कौन सा है, HI, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा 17 ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो एसिडिक कैरेक्टर की जहाँ बात करते हैं, HI इज़ द मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल द हेलोजन एसिड्स, वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पेज टर्न करते हैं फटाफट से। यस, अब आ रही है बात, ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसको
गो थ्रू इट। ये HI के साथ क्लीवेज बता रहा है ना। आप यहाँ से पढ़ लें, मैं नटशेल में आपको जो फाइनल जिस्ट है वो भी एंड में बताती हूँ, आप इसको एक बार ही पढ़ लेना। स्टेप 1 स्टेप 2 दिए हुए हैं और स्टेप 3 दिया हुआ है, ये रहा स्टेप 3 नीचे। इसको अच्छे से पढ़ लेना कि किस तरह से क्लीवेज होता है। मतलब कहने की बात ये है कि जब भी कभी अनसिमेट्रिक एल्कीन होता है और HI क्लीव करता है तो एक पार्ट के पास H जाएगा, एक पार्ट के पास I जाएगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन से वाले पार्ट के पास H जाएगा और कौन से वाले पार्ट के पास I जाएगा? जिसके पास I जाएगा वो एल्काइल हैलाइड बनाएगा, आयोडो कंपाउंड बनाएगा, एंड जिसके पास H जाएगा वो OH वाला कंपाउंड बनाएगा, है ना। यही तो करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको देखिए, जब एक पार्ट टर्शरी है एक पार्ट प्राइमरी है, HI आप डाल रहे हो तो I जो है प्रायोरिटी बेसिस पे टर्शरी पार्ट के पास जा रहा है। देखिए ये क्लीवेज यहाँ से प्रमोट हो रहा है, I इसको दीजिए, H इसको दीजिए, तो बस ये वाला आपका OH वाला ग्रुप बन गया, एल्कोहलिक बन गया, दूसरा वाला आयोडो कंपाउंड बन गया। ये क्योंकि आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन आपको मालूम है टर्शरी का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए SN1 फॉलो करते वक्त ये टर्शरी वाला जो है आयोडो कंपाउंड बन रहा है। तो ये क्लीवेज हैं, ये आपको बहुत सारे क्लीवेजेस समझा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से होगा। और थोड़ा सा इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ लीजिए, है ना। ये सारा आप पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको फाइनली बताऊँगी। पढ़ने के बाद में अपने आप को, अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ आंसर्स को हाइड कर दें। ये एक एग्जाम्पल को ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इनमें से कोई सा भी उठा करके दिया जा सकता है, तो प्लीज़ इसको देखें ध्यान से। कौन से वाले पार्ट के पास H जाना चाहिए, कौन से वाले पार्ट के पास I जाना चाहिए। अब ये करना कैसे है वो देखें आप, है ना। ये तो देखिए, ये वाला तो आपको पता है, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा, रेजोनेंस में गया हुआ है ना, तो ये तो ब्रेक ही नहीं हो सकता। I तो इसके पास जाएगा, H इसके पास जाएगा, बस हो गया, ये काम करना पड़ेगा। यहाँ प्राइमरी है, यहाँ टर्शरी है, टर्शरी को I दे दो, अभी बताया था आपको, H इसको दे दो, इज़न्ट इट। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। प्राइमरी SN2 मैकेनिज्म चलाता है तो इसको I दे दो, इसको H दे दो, ये SN2 चलाएगा, यहाँ से ब्रेक कर दो। तो इस तरह से रिएक्शंस आपके यहाँ पे होते हैं और ये सब आप कर सकते हैं। अब मैं नटशेल में बता रही हूँ, ये आप देख लेना, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, नहीं हो तो थोड़ा नोट्स भी मेरे देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं हो वो मुझे मेल भी कर सकते हो, है ना, डिमांड कर सकते हो, यू विल गेट हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब मिल सकती है आपको। मेन बात यही है कि यहाँ पर ये चीज़ों को आप अपने वर्ड्स में अगर लिखें तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर अब नटशेल में सुनिए ध्यान से कि क्या करना है जब आपको HI के साथ जब आपको क्लीवेज कराना है। सबसे पहले आप देखना शुरू कीजिए, ढूंढिए कहीं बेंजाइलिक वाला पार्ट है क्या। अगर बेंजाइलिक पार्ट आपको कहीं मिल जाता है, सबसे पहले आप इस पर I डालिए, ठीक है, सर्च फॉर बेंजाइलिक। अगर बेंजाइलिक नहीं होता तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर बेंजाइलिक नहीं मिल रहा, आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए, ओके, आजू बाजू दोनों तरफ आप ढूंढिए क्या बेंजाइलिक है पोर्शन। नहीं है बेंजाइलिक, सर्च फॉर टर्शरी। क्या टर्शरी वाला पोर्शन है? अगर टर्शरी है तो ये सबको I मिलना है, ओके। अगर टर्शरी भी नहीं है तो अब ये मत सोचना कि बेंजाइलिक के बाद टर्शरी आए, टर्शरी के बाद सेकेंडरी आएगा, नहीं, सीधा जाइए प्राइमरी पे, ये थर्ड प्रेफरेंस आ जाएगी। तो या तो बेंजाइलिक को मिलेगा या टर्शरी को मिलेगा, लेकिन अगर सेकेंडरी या कुछ ऐसा बहुत बड़ा वाला ग्रुप है तो प्राइमरी, और वो भी स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि इसको तब मिलेगा जब वो SN2 मैकेनिज्म फेवर करने लगा, इन दोनों को मिलेगा जब वो SN1 करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन को दीजिए। तो अगर आपके पास में, नाउ लिसन केयरफुली, while undergoing cleavage with HI, search for benzylic and then tertiary. If not, straight away search for primary and that to the smallest part, है ना। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। तो आप इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए, जो मैंने अभी अभी बोला है, इस बात को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी HI के साथ क्लीवेज के सारे रिएक्शन करके देखिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको HI के साथ क्लीवेज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक श्योर क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ऐसा एक इम्पॉर्टेंट। चलिए सेकेंड बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको कहा ऑर्थोपैरा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बताते हैं कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आप इसका बता सकते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपको कि प्रूव कीजिए कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ऐसा वाला एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। तो पुट अ क्यू, ये है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए आपको रेजोनेटिंग हमेशा स्ट्रक्चर्स देने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है हेलोजिनेशन की बात। एनिसोल बन रहा है, देखो नाम याद रखना है इसका, है ना,
OCH3 अगर बेंजीन के साथ होता है तो ये एनिसोल कहलाता है, ठीक है। तो आप इसकी बात कीजिए। अब यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए जहाँ भी ये ड्यू टू, बिकॉज ऐसा कुछ दिख जाए ना, समझ जाना यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फिनाइल अल्काइल ईथर जो हैं वो यूजुअल हेलोजिनेशन करवाते हैं, जैसे कि एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड यूज़ किया हुआ है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड कैटेलिस्ट, जो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए आपको अगर अदरवाइज आप किसी का भी ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता था, एक लुइस एसिड चाहिए होता था, इज़न्ट इट। यहाँ लुइस एसिड नहीं है फिर भी काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस में भी आपने देखा होगा ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो गया, आपको एक लुइस एसिड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे भी लुइस एसिड की ज़रूरत ही नहीं है, इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड काम हो रहा है। तो कभी ऐसे मत देखना कि लुइस एसिड तो यहाँ पे है ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, नहीं होगा, ये आराम से हो सकता है। इथेनोइक एसिड डाला है तो आपको ऑर्थो एंड पैरा मिल रहे हैं। पैरा जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि 90% यील्ड है। कभी अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि सजेस्ट अ मेथड टू गेट 90% पैरा ब्रोमोएनिसोल, तो आपको ये मेथड का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको प्लीज़ पुट अ क्यू ओवर हियर कि ऐसा क्यों है कि हमें लुइस एसिड की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो मैंने यहाँ क्वेश्चन बताया है कि लुइस एसिड की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टर्न करते हैं, प्रिडल क्राफ्ट पे आ जाएगा। प्रिडल क्राफ्ट है एल्काइलेशन और एसाइलेशन, इनको तो ध्यान रखिए। ये प्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन पे ऐड करना हो कभी किसी कन्वर्जन में तो प्लीज़ प्रिडल क्राफ्ट का ध्यान रखिए। ये है एसाइलेशन, एसीटोफिनॉल बनाना हो, एसाइल ग्रुप ऐड करना हो तो इजीली आप इससे काम कर सकते हैं। एसिटाइल वर्ड 2 कार्बन के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और फिनोन आता है क्योंकि कीटोनिक फॉर्म में आ रहा है फिनाइल रिंग के साथ। ओके, तो ये वाला जो है आपका ये जो एसाइलेशन है, प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये नेम रिएक्शन पूछा गया था 2010 में। तो राइट रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल, तो वो आपको करके दिखाना था। तो यहाँ से ये चीज़ देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, है ना। बस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है ईथर पार्ट 1। अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था, तो ये पार्ट 2 भी समझ लीजिए। पार्ट 2 में ये वाले इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गो थ्रू, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस को यही समझा रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन पे आ जाइए। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये कंप्लीट ज़रूर कर लेना। ये भी क्लीवेज ही बता रहा है ना, ये भी डू, ये भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। गो थ्रू इट। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है या क्या क्या पूछे गए हैं रिपीटेडली, बेटा मैंने पहले भी अपने वीडियो में हमेशा बताती रही हूँ, मैं आपको मेरी रेगुलर क्लासेस में भी बताती रही हूँ। कहीं इधर उधर किसी बुक के लिए नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तब दैट इटसेल्फ इज़ ओके, सफिशिएंट, मोर देन इनफ बल्कि कहूँगी, सफिशिएंट भी क्या, मोर देन इनफ है वो। उसके अलावा फिर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपका अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दें। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इसका मैंने आंसर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बताया था, है ना। एक आ जाइए आप अभी नेक्स्ट पे आइए। ये भी मैंने आपको लिखवाया है, अंदर में भी क्वेश्चन लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक मैकेनिज्म आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। ये सारे मैं वो बता रही हूँ जो आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और आ जाइए नेक्स्ट पे। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है। इसमें आपका एक तो ये वाला ले लो, इससे ये पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लें। एसिडिक कैरेक्टर्स का समझाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और बल्कि ये जो है ये वाला जो मैंने अभी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल थोड़ी देर पहले बताया था और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, इनका आपका एसिडिक कैरेक्टर समझाने को आ रहा है। ये हमारा आया हुआ है 2012 में भी आया है, ये 11 में भी आया है, 17 में भी आया है, 2017 में भी आया है, बहुत बार पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए करना क्या है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था एसिडिक कैरेक्टर एनहांस होता है विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसमें देखिए नाइट्रो ग्रुप है, इसमें मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सीधी सी बात है, जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और समझा दीजिए, बस योर वर्क इज डन।
ओके, ऑथेंटिकली इसको समझा लेना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको कर लेना ज़रूर। अब आ जाइए आप इसके 18 तो आ गया, नेक्स्ट आइए। हाँ, ये देखिए नेम रिएक्शंस, प्रीमर टीमर आप पूछा हुआ है, कोलवेज पूछा हुआ है, ये पूछा है, तो इनको भी कर लें, है ना। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, ये 2011 में भी पूछा है आपका। 2011 में मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है लेसन 11, इसकी ज़्यादा वेटेज थी। कभी इस वाले की होती, कभी एल्डिहाइड कीटोन में से ज़्यादा पूछा जाता है, तो मतलब ऑल्टरनेटली या 2 साल छोड़ के हो जाता है। तो इट्स ऑल योर लक, आपको ये सब मैनिपुलेशन में काम नहीं पड़ना है, आपने तो जो करना है वो डू योर बेस्ट, ठीक है। अब जो ये वाला है, ये भी इसमें से एक पार्ट 2011 में आया है, एक पार्ट आपका 2013 में आया है, 2015 में आया है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से रखें, देखें, ओके। तो इसके बाद का भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये 2008 में आया है, 8 में, और शायद एक बार आगे भी कहीं आया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आ जाए हम नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करके, इधर में आ जाइए, यहाँ पर एक आएगा आपका 11.31 है, ये रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा गया है 2019 में, इनमें से एक पार्ट पूछा गया है 2019 में, और एक कंपार्टमेंट और था 2013, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइन। अगर आप इतना कुछ कर चुके हैं तो फिर उसके बाद में तो फिर आपका कुछ ऐसा रह नहीं जाता अनअटेंडेड, है ना। फिर भी मैं एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखवा देती हूँ, उसको भी कर लें। ये सारे बाकी तो करने ही है, पर स्पेशल एम्फेसिस के लिए वो हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अब देखो यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, एक्सप्लेन वाई वाला जो होता है ना रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो मैं उनमें कुछ पार्ट्स यहाँ लिख देती हूँ। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ गो थ्रू इट, देखना ये आंसर्स आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। पहला है फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, क्या हम बता सकते हैं क्या रीज़न होगा, देखिए, है ना। नहीं होता तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आई गिव यू द आंसर्स ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट है COH बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं इन एल्कोहल्स, ये मैंने वहाँ मार्क भी कराया, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा अच्छे से तो उसमें मैंने मार्क भी करवाया हुआ है ना। एल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस, मैंने आपको बताया था एल्कोहल का जो ये बॉन्ड एंगल है ना, ये टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम है, और फिनॉल और ईथर का बॉन्ड एंगल स्लाइटली मोर है, तो उसके लिए ऑथेंटिक रीज़न आपके पास में होना चाहिए, वो मैंने मार्क कराया है। नहीं है तो पार्ट 1 देखिए दोबारा से, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। स्लाइटली लेस देन, लेसर देन द बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, प्रिपोजिशंस की बात है वो आप देख लीजिए, है ना। और एक और टाइप का क्वेश्चन लीजिए, CH3OCH3, एक तरफ टर्शरी एक तरफ प्राइमरी है ना। ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स, थोड़ा सा जगह दे देते हैं, CH3 होल थ्राइस I CI, है ना, ये तो भूल गए थे, CI एंड नॉट CH3I, मतलब क्लीवेज यहाँ से नहीं हो रहा है, क्लीवेज यहाँ से हो रहा है, कार्बन कहाँ गया, I इधर आएगा, H इधर आएगा, तो क्लीवेज इधर से हो रहा है ना। तो क्लीवेज इधर से हो रहा है, इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म, अभी अभी आपको बताया था ना। तो सर्च क्या करेंगे, पहले बेंजाइलिक ढूंढो, बेंजाइलिक नहीं हो तो टर्शरी पे जाओ, क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक और टर्शरी I को ग्रैब करेंगे कब, I के साथ रिएक्ट करेंगे कब, जब SN1 मैकेनिज्म चलेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चलेगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन होल्ड मोर स्टेबिलिटी ओवर रेस्ट ऑफ, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह से आ गए, बस अगर आपने कंटेंट पूरा पढ़ा हुआ है तो यू कैन ईजिली आंसर ऑल द क्वेश्चन, है ना। स्टिल स्टे ट्यून्ड, अपडेटेड रहें थोड़ा सा, नोटिफिकेशन तभी मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा उसके लिए क्लिक कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हालांकि अभी तो प्राइवेट हैं, ये पब्लिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, फिर भी जो लोग अभी सब्सक्राइबर्स हैं एटलीस्ट उनको पता चलता रहे, इसलिए इसका नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताने वाली हूँ। वापस से बुक पढ़ेंगे, बुक में देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और तब तक आप तैयारी करते रहिए। अब ये 18 को जो टेस्ट है उसके लिए ये सारा कंटेंट पढ़ लीजिए। मैंने लेसन 10 और लेसन 11 का वीडियो अपलोड कर दिया है, इसको पढ़ें, इसको रिवाइज़ करें अपना पढ़ने के बाद, और उसके बाद में 18 का टेस्ट दे दें, ठीक है। और
जिनको पेपर चाहिए हो, जो रेगुलर बच्चे हैं मेरे, उनके अलावा भी अगर किसी को चाहिए हो तो यू कैन मेल, है ना। चलिए, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।